हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं IMED, जिसे हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास के नाम से जानते हैं। उसका जो चैप्टर 2 है, जिसका टाइटल है बाजार सर्वेक्षण एवं अवसर की पहचान या फिर विचार शक्ति। तो इसको अंग्रेजी में है बच्चों मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडिएशन। इसमें जो पहला आपका टॉपिक है, सबसे पहले हम सिलेबस के अनुसार चलते जाएंगे। 2.1 है स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा चैप्टर पढ़ाते समय में शुरुआत में आपको बताता हूं, कोई भी टॉपिक आगे बढ़ने से पहले हम उसके पहले मीनिंग को या अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि जो शब्द लिखे हैं टाइटल में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका आखिर मीनिंग क्या है, उसके आधार पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्कैनिंग शब्द आया। तो स्कैन का मतलब क्या होता है? स्कैन का मतलब होता है किसी चीज को बारीकी से जांचना। तो बारीकी से जब हम उसको जांचते हैं तो हम उसको स्कैन करना कहते हैं। तो स्कैनिंग का क्लियर हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस मतलब होता है व्यवसाय, और एनवायरनमेंट मतलब होता है पर्यावरण। पर्यावरण या इसको हम वातावरण भी कह सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ व्यवसायिक पर्यावरण या व्यवसाय पर्यावरण या व्यवसाय वातावरण भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल पर्यावरण के जैसे मीनिंग आप निकालें तो परिधन आवरण, परि मतलब परिता, चारों ओर से जो घेरे हुए, ये घेरा या आवरण। तो कोई व्यवसाय है जो उसको चारों तरफ से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे व्यवसायिक पर्यावरण। सीधी सी बात है। तो व्यवसायिक पर्यावरण क्या हुआ? किसी व्यवसाय के चारों तरफ के वे बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि व्यवसाय के संचालन एवं उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं, वो कहलाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण। तो ये बच्चों उसकी स्कैनिंग करना। फिर ये क्या होता है? तो इसको अगर हम दोनों को मिला दें, अब स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसको दोनों को मिला करके उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यवसाय के चारों तरफ के कारकों की बारीकी से जांच करना जो कि व्यवसाय के संचालन एवं उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है। स्कैनिंग मतलब किसी चीज़ की बारीकी से जांच करना। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो उसका कोई भी बिजनेस है उसके चारों तरफ का पर्यावरण या उसका वातावरण जो उसके संचालन एवं उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं। दोनों को मिला दिया, हो गया किसी व्यवसाय के चारों तरफ के कारकों की बारीकी से जांच करना जो कि व्यवसाय के संचालन एवं उसकी सफलता को प्रभावित करते हों। सिंपल सी बात है। अब वो ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो वह है कारक जो कि किसी व्यवसाय के संचालन एवं सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। उनमें पहला आता है राजनीतिक विचारधारा। बच्चों, इसके बारे में कोई भी व्यवसाय को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको याद दिलाऊंगा। आपने टाटा की नैनो कार के बारे में सुना होगा। बहुत साल पहले उनका जो प्लांट था वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में लगना था। वहां पर जब प्लांट लग रहा था तो वहां बहुत गतिरोध शुरू हुए। तो वहां राजनीतिक विचारधारा का मतलब राजनीतिक पार्टियां होती हैं। तो जो प्लांट लगाने वाले होते हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, यदि उनके साथ विचारधारा मेल नहीं खाती है तो वो उस प्लांट को या व्यवसाय को प्रारंभ नहीं होने देते हैं। तो उसको कहते हैं राजनीतिक विचारधारा। तो राजनीतिक विचारधारा किसी व्यवसाय के संचालन और उसकी सफलता को प्रभावित कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है कानून व्यवस्था। यदि कहीं की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति ने व्यवसाय लगाया, अब वहां पर जैसे कानून का राज नहीं चलता है, तो कहीं पता चले कि अपहरण करके लिए जा रहे हैं, कहीं लोग जो हो तो तोड़फोड़ किए जा रहे हैं, कहीं कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कैसे व्यवसाय संचालित होगा? तो जो कानून व्यवस्था है जहां पर व्यवसाय स्थापित किया जा रहा है, बहुत निर्भर करता है इस पर कि वो जो व्यवसाय है वो सफल होगा कि नहीं होगा। तीसरा है व्यवसाय से संबंधित नियम एवं कानून। कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, पूरे देखिए अलग अलग प्रदेश हैं, कहीं नियम और कानून ऐसे हैं जो व्यवसाय को प्रमोट करते हैं। जैसे राज्य सरकारें होती हैं, वो कहती हैं कि आप हमारे यहाँ व्यवसाय लगाइए, हम आपको नियम और कानूनों में ढील देंगे, आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे, हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। तो वहाँ पर लोग व्यवसाय लगाते हैं, वो व्यवसाय फलते फूलते हैं। चौथा है स्थानीय लोगों की मानसिकता। स्थानीय लोगों की मानसिकता यानी जहाँ पर प्लांट लग रहा है, जहाँ पर व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोगों की क्या मानसिकता है, वो उस व्यवसाय को चलने देंगे नहीं चलने देंगे, उनके मन में क्या भरा हुआ है या क्या उनकी विचारधारा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जो टाटा के नैनो प्लांट की मैंने बात की, जब वहाँ लग रहा था तो लोग लाठियाँ लेकर के बैठते थे, हड़ताल करते थे, यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो विरोध कर रहे थे कि हम इसको नहीं लगने देंगे।
देंगे। तो इसी तरह से कोई भी व्यवसाय जब होता है, तो जब वहाँ पर लगने जा रहा होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों की मानसिकता जरूर देखी जाती है कि वो उस व्यवसाय को संचालित होने भी देंगे कि नहीं होने देंगे। अगला है नवीन तकनीकें। नवीन तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी नया व्यवसाय जो होता है उसको कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और सामाजिक कारण, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज होते हैं, कारण होते हैं जो कि किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, उसके संचालन को और उसकी सफलता को। जल्दी से फिर रिवीजन करा देता हूँ। राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, हो सकता है राजनीतिक पार्टियों के साथ विचारधारा मैच ना करे। दूसरा, कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था अच्छी है तो व्यवसाय बढ़िया चलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर व्यवसाय स्थापित करना, उसको संचालित करना बहुत मुश्किल होता है। व्यवसाय से संबंधित नियम एवं कानून और स्थानीय लोगों की मानसिकता, नवीन तकनीकें और सामाजिक कारण इत्यादि, ये वो फैक्टर्स हैं, वह कारक हैं जो किसी व्यवसाय के संचालन एवं सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। तो इनकी ही स्कैनिंग की जाती है। जब कहीं हम हों या कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय के बारे में बात करता है तो आसपास के वातावरण को स्कैन करता है जहां वो उस व्यवसाय को संचालित करना चाहता है, तो उसको कहते हैं स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एंड हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड रिजल्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हम पहले वाले की बात करेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो बनी है। हरियाणा मेरे हिसाब से गलत लिख गया है क्योंकि हम यूपी के हैं और यूपी के बारे में यहाँ पर पॉलिसीज हमको पढ़ाई जानी चाहिए और पढ़ानी चाहिए और बच्चों को पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें लिखा है तो सब लोग उसी को छाप रहे हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसीज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं। तो नेशनल पॉलिसीज की पहले बात करें, हिंदी में हम उसको कहेंगे राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। राष्ट्रीय जब शब्द बात आती है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई। औद्योगिक नीति से नाम से नहीं पता चल रहा है, उद्योग से संबंधित है। औद्योगिक नीति मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या उनके विकास के लिए बनाई गई नीति या पॉलिसीज जिसको हम कहते हैं वो। तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि पूरे देश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां। इसी से पता चल रहा है शब्दों से, राष्ट्रीय मतलब भारत सरकार द्वारा बनाई गई होंगी यानी पूरे देश पर लागू होंगी। औद्योगिक नीति मतलब उद्योगों के विकास के लिए या उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नीतियां बनाई गई या पॉलिसीज लागू की गई। तो पूरे देश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक नीति। तो जो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति थी 1991 में आई थी। तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 1991 की जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या हैं, तो उसके शब्द से ही आप समझ जाओगे भाई कोई भी राष्ट्रीय औद्योगिक नीति अगर लाई जा रही है तो निश्चित तौर पर उनके क्या उद्देश्य होंगे। एक तो जो भी उद्योग हैं उनको प्रमोट करना, उनके विकास को गति देना। तो इस तरीके से यही पॉइंट समझ करके देख लेते हैं। तो पहला जो होगा उसी शब्द से ही अर्थ समझ में आ रही कि औद्योगिक विकास को गति देना। औद्योगिक नीति अगर लाई जा रही है तो उसमें पहला जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा, औद्योगिक विकास को गति देना। दूसरा, लघु उद्योग क्षेत्र को मदद करना। छोटे जो लघु स्तर के जो उद्योग थे उस क्षेत्र जो सेक्टर्स जो भी उसमें कार्यरत थे उनको हेल्प करना या मदद पहुंचाना। रोजगार के अवसर बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अवसर बढ़ाना। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना कि बाहर से लोग इन्वेस्ट करें आ करके। अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। निर्यात में वृद्धि करना एवं आयात को उदार। निर्यात मतलब वृद्धि करना मतलब यहाँ का सामान बाहर दूसरे विदेशों को भेजा जाए, बाहर भेजा जाए। आयात यदि किया जा रहा है तो उसको उदार बनाना। पिछड़े क्षेत्र जो हों और स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना। जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे पिछड़े जिलों के रूप में भी बहुत सारे जिले चिन्हित किए जाते हैं और स्थानीय लोग होते हैं जो कई बार पिछड़े रह जाते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना, इस तरह की नीतियां बनाना। लाइसेंस और नियंत्रण में राहत देना। कई बार क्या होता है पहले शुरुआत में जैसे कोई इंडस्ट्री अगर लगाना चाहता था तो बहुत कठिन नियम होते थे तो परेशान हो जाता था, 10 जगह से एनओसी लेता था, दौड़ भाग करता था। तो इस तरह की व्यवस्था की गई कि यदि कोई लाइसेंस लेना चाहता है या नियंत्रण से संबंधित उनको राहत दी जाए, बहुत नियम कानून बहुत सख्त ना हो कि आदमी को परेशानी हो उद्योग लगाने में। उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देना। जब उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा की संस्कृति बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट सॉरी कह रहा हूँ कस्टमर्स जो होंगे, उपभोक्ता होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलता है।
निजी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। निजी क्षेत्र जो होते हैं वो अपना स्वयं का मैनेजमेंट करें, अपने हिसाब से पूरा सारी चीज़ें रूपरेखा तय करें, इस तरीके से उनको सरकारी नियंत्रण मतलब हस्तक्षेप ना किया जाए, इस तरीके से उन पर व्यवस्था की गई। निजी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया। 11वां था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका को बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिनको हम कहते हैं, उनकी भूमिका को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य था। तो ये कुछ 11 जो मेन अपनी सरल और भाषा में मैंने आपको लिख करके बताए हैं। जो 1991 में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति आई थी, उसके ये प्रमुख उद्देश्य थे, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है। एक तो औद्योगिक विकास को गति देना, नाम से पता चला औद्योगिक नीति बनाई गई तो उसके विकास को गति दी जाएगी। लघु क्षेत्र को मदद करना, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे भाई जब उद्योग लगेंगे। विदेशी निवेश यानी बाहर से पैसा आए, लोग पैसा लगाएं, उसको बढ़ावा देना। अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, निर्यात में वृद्धि करना एवं आयात को उदार बनाना। पिछड़े क्षेत्रों स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना, लाइसेंस और नियंत्रण में राहत देना या उनका सरलीकरण कह सकते हैं। उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका को बढ़ाना। तो ये थे। अब इसको बच्चों ये जो अब जैसे हमने इसमें क्या लिखे मुख्य उद्देश्य, तो यही अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए, तो ये जो उद्देश्य थे वही बदल करके विशेषताओं में बदल जाएंगे। खाली आपको भाषा चेंज कर देनी है, बाकी जो पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं वो वही रहेंगे। तो देखिए अगर इसको ये पूछ लिया जाए तो वही पॉइंट्स को हम कैसे विशेषताओं में बदल लेंगे, ये आप देखिए। तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। क्या विशेषताएं रहीं? औद्योगिक विकास को इसमें बढ़ावा दिया गया, इस पर जोर दिया गया कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले। बहुत सुंदर। लघु उद्योग क्षेत्र को मदद करने पर विशेष जोर दिया गया। मतलब यही विशेषताएं कैसे बदल रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम विशेषताओं में बदल करके लिख रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया, अर्थव्यवस्था को उदार बनाने पर जोर दिया गया। छठा है निर्यात में वृद्धि करना एवं आपके आयात को उदार बनाने में विशेष जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। लाइसेंस और नियंत्रण में राहत देने पर जोर दिया गया। उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से मुक्त करने पर जोर दिया गया। और 11वां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो वही जो 11 पॉइंट्स थे, उद्देश्य थे, उसके उद्देश्यों के रूप में लिख दिया। वही थोड़ा सा भाषा परिवर्तन करके सेम वही पॉइंट्स, बिंदु वही रहेंगे, उनको हमने विशेषताओं के रूप में बता दिया, यदि प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाए। अब आप कहेंगे कि जो सिलेबस में हरियाणा लिखा है या फिर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की क्या इसमें औद्योगिक नीतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी, चाहे जैसे पूरे देश में लागू हुई कोई भी औद्योगिक नीति, जब कोई भी प्रदेश लागू करता है तो उसका मेन जो उद्देश्य है वो वही होता है जो ऊपर हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। कुछ चीज़ों में अंतर हो सकता है, विशेष बात हो सकती है जो वहाँ से प्रकाशित होती हैं ऑफिशियल, उनमें सारी चीज़ें जानकारी होती हैं। जैसे प्रत्येक प्रदेश ने क्या किया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया कि कोई उद्योग लगाना चाहे, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे तो एक ही विंडो में आए, अप्लाई करे, उसको सारे एनओसी वगैरह, सारे जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट सब दे दिए जाएं, ताकि किसी व्यक्ति को उद्योग लगाने या व्यवसाय शुरू करने के लिए परेशान ना होना पड़े। इस तरीके की तो प्रत्येक राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा या राजस्थान, कोई भी हो, वहाँ औद्योगिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा मिले, लोग इन्वेस्ट करें, बाहर से आकर के लोग इन्वेस्ट करें, निवेश करें, रोजगार को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजन हो, उस तरीके से उनका सरलीकरण किया जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का, यही उद्देश्य होते हैं। तो यदि आपको जो भी पूछा जाए परीक्षा में, यदि राज्य विशेष का पूछा जाता है तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को राज्य के स्तर से आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप कोई भी उसमें प्रदेश के लिए दर्शा सकते हैं और वही उसकी मुख्य भूमिका होती है। बाकी यदि किसी भी राज्य का यदि आपको जानना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या हैं, तो उसकी एक वेबसाइट होती है ऑफिशियल, आपको उसको विजिट करना चाहिए और उसमें जो ऑफिशियल पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको स्टडी करके आप और ज़्यादा उसके बारे में स्टडी और अध्ययन कर सकते हैं, यदि आप इच्छुक हैं। सभी स्टेट्स की अपनी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं उसमें विजिट करके। अगला इसी के क्रम में 2.3 है हमारा, टाइप्स एंड कंडक्ट ऑफ मार्केट सर्वे।
यानी कि मार्केट सर्वे को अब हम समझ लेते हैं। टाइप्स यानी प्रकार कह रहा है मार्केट सर्वे, और कंडक्ट यानी कैसे कराते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो मार्केट सर्वे, मार्केट मतलब बाजार, इतना समझ में आ रहा है। सर्वे मतलब हिंदी में कहते हैं सर्वेक्षण। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी उत्पाद या सेवा के बारे में संभावित ग्राहकों से उनके रुझान जानना। मार्केट सर्वे का मतलब है भाई कोई भी उत्पाद या सेवा बाजार में जाएगी तो किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जो संभावित ग्राहक हैं, जो हो सकते हैं कि ये हमारे कस्टमर्स हैं, उनके रुझान जानना किसी उत्पाद या सेवा के बारे में, उसको कहते हैं मार्केट सर्वे। तो उपरोक्त का आधार पर यदि अर्थ समझ लिया है, सर्वे मतलब सर्वेक्षण करना, मतलब ग्राहक, संभावित ग्राहकों के रुझान जानना किसी उत्पाद या सेवा के बारे में, तो हम अब उसको ठीक से थोड़ा लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत कोई उत्पाद या सेवा देने वाली कंपनी अपने संभावित ग्राहकों से उनके रुझान जानने का प्रयास करते हैं। तो बाजार सर्वेक्षण क्या हुआ? बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत कोई उत्पाद या सेवा देने वाली कंपनी अपने संभावित ग्राहकों से उनके रुझान जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा है ये संभावित ग्राहकों से प्राप्त रुझानों, फीडबैक, पसंद इत्यादि से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग उत्पाद या सेवा को बेहतर बनाने में किया जाता है। तो जो संभावित कस्टमर्स या उपभोक्ता होते हैं, उनसे जो रुझान या फीडबैक, उनकी पसंद नापसंद जो आंकड़े जमा हो जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है उत्पाद के या फिर सेवाओं को बेहतर बनाने में। तो ये बच्चों हैं मार्केट सर्वे का कॉन्सेप्ट, जो कि आप समझ गए होंगे। अगला है बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत संभावित ग्राहकों से निम्नांकित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अब ये बात आती है कि जो संभावित ग्राहक है उनसे क्या क्या जानने का प्रयास किया जाता है आंकड़ों के रूप में, डेटा के रूप में। तो वो जानने का जो प्रयास किया जाता है वो एक तो मूल्य के बारे में, कि जो वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उत्पाद कितना मूल्य चाहते हैं, आपकी क्या उसमें राय है, उम्मीद, ग्राहकों की उम्मीद, आपकी उम्मीदें क्या हैं किसी उत्पाद से या सेवा से, आप क्या उम्मीदें रखते हैं। दूसरे उद्योगों के बारे में, जो कंपटीशन में जैसे जो उत्पाद बनना चाहे तो उस तरीके के अन्य उत्पाद भी हैं, उन उद्योगों के बारे में कि आपकी इनके बारे में क्या राय है, कौन सा उत्पाद अच्छा लगता है। तो उससे फिर कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। ग्राहकों के स्वाद यानी टेस्ट के बारे में कि वो क्या चाहते हैं, फ्यूचर में वो क्या चाहते हैं। ग्राहकों की पसंद नापसंद के बारे में, बाजार के रुझान के बारे में, बाजार का रुझान, ये रुख इस समय क्या चल रहा है। और तुलना करने में एक दूसरे से एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से तुलना करने के लिए ये सारे चीज़ों को प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाजार सर्वेक्षण के अंदर। तो बाजार सर्वेक्षण में ग्राहकों से निम्नलिखित बातों पूछी जाती हैं, उसका एक तरीका होता है, सर्वे इत्यादि किया जाता है, वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से फोकस किया जाता है उत्पाद या सेवा के मूल्य के बारे में, उनकी उम्मीदें क्या है ग्राहकों की उस उत्पाद या सेवा के बारे में। दूसरे उद्योगों के बारे में जानकारी ली जाती है, उनके स्वाद के बारे में जाना जाता है, ग्राहकों की पसंद के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, उनके रुझान के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, और उत्पादों की तुलना करने में मतलब उनके जो सुझाव हैं वो लिए जाते हैं। अब बाजार सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो यही तो उद्देश्य हैं जो ऊपर बताए हैं। जो जो चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं बाजार सर्वेक्षण में कस्टमर से, संभावित ग्राहकों से, वही उसके उद्देश्य हैं बाजार सर्वेक्षण के। तो बाजार सर्वेक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट सर्वे यदि आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बाजार सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं। इसमें उत्पाद या सेवा के संभावित ग्राहकों से, जो संभावित ग्राहक हो सकते हैं, उनसे जा करके मूल्य के बारे में जानना, ग्राहकों की उम्मीदों के बारे में जानना, दूसरे उद्योगों के बारे में जानना, ग्राहकों के स्वाद के बारे में जानना, ग्राहकों की पसंद यानी प्रेफरेंस के बारे में जानना, उनके रुझान के बारे में जानना, और दूसरे उत्पादों या सेवाओं से तुलना करना। तो यही बाजार सर्वेक्षण या मार्केट सर्वे के उद्देश्य हैं। तो शब्द वही हैं, बस शब्द आपको एक बार याद रखना है माइंड में, जो टॉपिक्स मैंने बताए वही, चाहे आप बाजार सर्वेक्षण में कौन कौन से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो वही टॉपिक्स हैं। आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है तो वही टॉपिक को उद्देश्य के रूप में बदल देना है कि भाई ये चीज़ ये मार्केट सर्वे का उद्देश्य है, तो यही पॉइंट से उद्देश्य के रूप में बदल जाएंगे। अब बाजार सर्वेक्षण के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है। बाजार सर्वेक्षण के प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं। पहला है ग्राहक प्रेक्षण यानी कस्टमर ऑब्जर्वेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या किया जाता है, उत्पादों को ग्राहकों को दे दिया जाता है और फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी उनका प्रेक्षण किया जाता है कि उनकी क्या है। तो कस्टमर जब उत्पाद को देखता है तो हो सकता है उसको बहुत उनके अंदर एक्साइटमेंट रहे, एक रहे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमको मिल जाएगा
जाए, बाजार में मिलने लगे तो हम इसको तुरंत खरीदेंगे। या फिर कुछ लोग निगेटिव फीडबैक कि अरे ये तो पहले से मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम पहले से उत्पाद, तो वो क्या है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है वो उत्पाद या सेवा दे करके कि आपको कैसा लग रहा है, उनको ऑब्जर्व करके मतलब देखा जाता है कस्टमर का रिएक्शन क्या है, खुशी का भाव है कि बिल्कुल कोई उनके अंदर भाव नहीं, सामान्य व्यवहार है, उसको कहते हैं ग्राहक प्रेक्षण। यानी कि ग्राहकों के बीच में उत्पाद या सेवाओं को दे करके उनके फिर उनको ऑब्जर्व करना या उनका प्रेक्षण करना कहलाता है ग्राहक प्रेक्षण। तो ये एक मार्केट सर्वे का प्रकार है। दूसरा होता है फोकस ग्रुप्स। फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ग्रुप मतलब व्यक्तियों का समूह। इसमें क्या किया जाता है, कुछ विशेष व्यक्तियों को जो कि उससे टारगेट ग्रुप होता है। टारगेट ग्रुप मतलब जैसे जिसको उत्पाद बेचा जाना है, इस तरीके के कुछ लोगों को बुलाया जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है, फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है विशेष तौर से उस उत्पाद या सेवा के बारे में। तो उसको कहते हैं फोकस ग्रुप, यानी किसी ग्रुप पर फोकस करना, उनसे फीडबैक लेना। ग्रुप का मतलब व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा या समूह द्वारा फीडबैक जब लिया जाता है तो उसको फोकस ग्रुप का नाम दिया जाता है। तीसरा होता है सर्वे कराना, या सर्वे का मतलब सर्वेक्षण कराना। सर्वे को हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये सर्वेक्षण कराया जाता है फॉर्म के द्वारा। फॉर्म दे दिया जाता है कि आप बताइए उत्पाद या सेवा आपको कैसा लगा, इसमें भर दीजिए, अच्छा लगा कि खराब लगा। आपने कई बार देखा भी होगा, कई कंपनियां या आप कहीं जाते हैं किसी मॉल में तो वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म दे देते हैं, कहते हैं सर आपको हमारी सेवा या हमारा जो उत्पाद है वो कैसा लगा, आप प्लीज़ इसको भर के दे दीजिए। कहते हैं आपने मॉल वगैरह गए होंगे, वहाँ दिए जाते हैं। फॉर्म के द्वारा भी सर्वे होता है। ऑनलाइन सर्वे भी किया जाता है। आपसे हो सकता है फ़ोन करके पूछा जाए, हो सकता है कि अन्य तरीके से आपसे पूछा जाए। ईमेल सर्वे भी आजकल बहुत चल रहा है। ईमेल के द्वारा मैसेज भेज करके कस्टमर्स के व्यू जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये सर्वे इस तरीके से कराया जाता है। तो सर्वे बाजार सर्वेक्षण का एक तरीका है, फॉर्म द्वारा ऑनलाइन सर्वे करना या फिर ईमेल सर्वे इत्यादि के द्वारा ये कराया जाता है। चौथा है साक्षात्कार, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है, यानी सामने आमने सामने बातचीत करना कस्टमर से। कोई कस्टमर है कि आप कैसा लग रहा है, उत्पाद के बारे में क्या सोच रहे हैं, सेवा के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो कहते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू। या टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आजकल चल रहा है। बच्चे सब जानते होंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था जब ये लॉकडाउन चल रहा था कोरोना काल में। यानी टेलीफोन के माध्यम से किसी के व्यू जानना, इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार लेना, तो ये सारा कहलाता है। तो ये चार चीज़ें हैं। पहला है आपका ग्राहक प्रेक्षण यानी कस्टमर ऑब्जर्वेशन, दूसरा फोकस ग्रुप, तीसरा सर्वे कराना फॉर्म के द्वारा, हो सकता है ऑनलाइन सर्वे या ईमेल सर्वे, साक्षात्कार लेना चौथे नंबर का है। इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू शामिल है। सामने सामने भी कराया जा सकता है, ऑफलाइन इंटरव्यू भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू आसान पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है। अगला है बाजार सर्वेक्षण के चरण क्या हैं, यानी स्टेप्स क्या हैं मार्केट सर्वे की, कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले तो है बाजार सर्वेक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना। भाई कोई भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं, उद्देश्य तो पता होना चाहिए। तो बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है उसको निश्चय किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा है सर्वे में प्रतिभाग किए जाने वाले लोगों की पहचान करना। भाई सर्वे जो आपका टारगेट ग्रुप होता है उसी से सर्वे न किया जाता है, जिसको आदमी को मतलब नहीं उस उत्पाद से, तो क्या फ़ायदा। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मानिए कि शहर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कोई उत्पाद लॉन्च किया जा रहा है, कॉस्टली है, और आप जाके गांव में वाले से सर्वे कराने लगे, तो गांव का आदमी तो वो महंगा उत्पाद खरीद ही नहीं सकता है, न यूज करता है, तो वहाँ सर्वे कराने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो सर्वे में प्रतिभाग किए जाने वाले लोगों की पहचान की जाती है कि भाई ये लोग हैं, इस उत्पाद या सेवा का उपयोग कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, इनके बीच में जाकर सर्वे करना है। यानी सर्वे में प्रतिभाग कौन करेगा इसका निश्चय किया जाता है दूसरे स्टेप में। तीसरे नंबर पे ये तय किया जाता है कि सर्वे का तरीका क्या होगा। सर्वे का तरीका यानी मेथड निर्धारित करना। इंटरव्यू के द्वारा यानी साक्षात्कार के द्वारा आप करेंगे, ऑनलाइन सर्वे करेंगे, ईमेल सर्वे आप करेंगे। इस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि सर्वे किस तरह से कराया जाएगा, किस ढंग से कराया जाएगा। अब सर्वे कराने के लिए प्रश्नावली तैयार करना, डिजाइन द क्वेश्चन, यानी उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कि ये चार ऑप्शन है, प्रश्न पूछा कि आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, आदमी ने टिक कर दिया चार में से। रेटिंग स्केल वाले दिया जाते हैं, 1 से 5 तक रेटिंग आप करिए। जैसे कई बार कस्टमर केयर में आप कंपनीज को फ़ोन करते हैं तो वो आपको एक सर्वे भेजते हैं कि हमको सर 1 से 5 तक, यदि
आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो 5 में से 5 स्टार दे दीजिए। अगर आपको हमारी खुश नहीं है तो 1 स्टार तो आदमी भेजता है ना। आपने भी स्टार रेटिंग, जैसे ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप कहते हैं कि आप हमको फीडबैक दीजिए, तो रेटिंग उसको कहते हैं स्टार रेटिंग। जैसे 5 में से 5, 5 में से 4 कोई देता है, कोई 3, कोई 2, कोई 1, इस तरीके का सिस्टम चलता है जो कि आप जानते होंगे ऐप्स वगैरह में, और लोग रेटिंग करते भी हैं। हाँ नहीं वाले प्रश्न में भी कि आप हाँ में या नहीं में कि आप संतुष्ट हैं तो हाँ लिख दीजिए या नहीं, इस तरीके के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और भी कई तरीके के होते हैं उदाहरण के लिए, तो इस तरीके से प्रश्नावली तैयार की जाती है, यानी क्वेश्चंस की डिजाइन की जाती है। 5वां है सर्वे को वितरित करना एवं आंकड़े एकत्रित करना। फिर क्या है, उसको सर्वे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं लोगों से, उनकी फीडबैक और उनके जो सुझाव हैं वो सारे एकत्रित किए जाते हैं। छठा है एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना, यानी डेटा एनालिसिस। अब जब आंकड़े सारे एकत्रित हो जाते हैं तो उनको फिर विश्लेषण किया जाता है कि लोगों की राय आखिर क्या रही, पॉजिटिव फीडबैक रहा, नेगेटिव रहा तो और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो भी मेन मकसद होता है इंप्रूवमेंट करना उत्पाद या जो सेवा है उसकी क्वालिटी के बारे में, या आगे जो पूरा उसमें डिसीजन लिया जाता है उस आधार पर, तो उनका विश्लेषण करके देखा जाता है कि क्या लोगों ने इसके बारे में कहा है, क्या लोगों का रवैया रहा, लोग खुश थे कि असंतुष्ट दिखे, ये सारी चीज़ें देखकर उनका विश्लेषण करते हैं। फिर 7वां है सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना। फाइनल होता है, एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है कि सर्वे में ये चीज़ें निकल करके आई हैं, फाइंडिंग्स दी जाती हैं। आजकल तो बाकायदा सर्वे कराने के लिए एजेंसीज होती हैं, एजेंसीज लोग हायर करते हैं जो व्यवसाय करने वाले होते हैं, वो एजेंसीज उन कंपनी के लिए सर्वे करा करके रिपोर्ट उनको सौंप देती हैं कि ये लीजिए उत्पाद के बारे में ये लोगों का राय है, आपका उत्पाद चल पाएगा या नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये कारण है, पूरी रिपोर्ट बना करके उसको दे देते हैं और वो जो व्यवसाय चलाने वाले वो उनको पैसा पे कर देते हैं, तो उनका काम हो जाता है। तो ये है फिर अंत में रिपोर्ट तैयार करना, जो भी सर्वे से चीज़ें निकल करके आती हैं। अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है जैसे उन्नति या जो विकास के संभावित क्षेत्र हैं उनमें मांग एवं आपूर्ति का मूल्यांकन। अब मांग एवं आपूर्ति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम मांग एवं आपूर्ति को समझ लेते हैं कि होता क्या है और उससे कैसे व्यवसाय को सफलता मिलती है, या कैसे व्यवसाय या उद्योग लगाना चाहिए, कैसे लक्षित होता है। डिमांड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं मांग। मांग का मतलब है कि कितने उपभोक्ता उत्पाद को खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, यानी बाजार में कितने लोग मांग रहे हैं, इसी से समझ में आ रहा है सबसे। डिमांड मतलब मांग, मतलब मांगना, लोग मांग रहे हैं कि हमें ये उत्पाद चाहिए, हमें दो। ठीक है, तो मांग का मतलब है कितने उपभोक्ता उस उत्पाद को खरीदने की इच्छा रख रहे हैं या मांग रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। दूसरा होता है सप्लाई, मतलब आपूर्ति करना, यानी जो उद्योग या जो व्यवसाय हैं या कंपनी वाले हैं वो कितने संख्या में उत्पादों को बाजार में भेज रहे हैं। सप्लाई करना मतलब आपूर्ति करना, उत्पादों की आपूर्ति करना, तो कितना उत्पाद उद्योगों द्वारा बाजार में उपलब्ध कराया जाए तो उसको कहते हैं सप्लाई। तो ये जो मांग और सप्लाई का जो अंतर है, भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है तो बराबर चल रहा है, भाई जो माल आ रहा है बाजार में वो खपत हो जा रहा है, लोग खरीद ले रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बराबर चल रहा है। तो और लेकिन यदि गैप है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उस गैप से हम व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक बार एक नज़र देख लेते हैं। मांग एवं आपूर्ति के बीच गैप को तलाश कर हम नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर सकते हैं। अब जैसे पहला हम कहते हैं यदि मांग यानी डिमांड आपूर्ति से ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है आपूर्ति कम है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण हम मान लें कि बाजार में यदि चीनी की सप्लाई कम हो जाए और मांग ज़्यादा हो जाए, लोग खूब खरीदने दुकान में जाएं, तो दुकान वाला कह दे भैया रोज़ हमारे यहाँ मांगने के लिए लोग आ रहे हैं लेकिन कंपनी वाले सप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मांग जो है ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। तो इसका मतलब होता है कि बाज़ार में उत्पादों की कमी आ गई है। जब उत्पादों की कमी बाज़ार में हो जाती है यानी डिमांड बढ़ जाती है तो इससे उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है और लोग क्या करते हैं, काला बाजारी भी करने लग सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे प्याज के बहुत साल पहले प्याज के दाम बढ़ जाते थे, तो प्याज के दाम क्या बोले, लोग अब प्याज हर आदमी को इस्तेमाल करना है। हम बाजार गए उससे प्याज लेने के लिए, उसने दुकानदार ने कह दिया आज प्याज सप्लाई ही नहीं हुई सर, तो हम क्या करें, कहाँ से दे दें। तो इसका मतलब है कि आदमी की डिमांड थी लेकिन सप्लाई नहीं हुई, यानी ट्रक नहीं आया या उसने भेजा नहीं, इसी वजह से तो क्या हुआ नहीं। और जिसके पास हो थोड़ा तो वो कहेगा आज बढ़िया है, आज तो सप्लाई हुई नहीं है तो मैं जितना चाहे कीमत ले सकता हूँ, तो वो कीमत बढ़ जाती है। तो बच्चों यदि डिमांड है जो मांग है आपूर्ति से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बाजार में उत्पादों की कमी है और इससे उत्पादों की कीमत बढ़ती है और काला
कालाबाजारी का भी डर रहता है। तो इसमें अब एक चीज़ और है, व्यवसाय के अवसर कैसे मिलेगा, जैसे बाजार में कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम हो पा रही है, लोग कंपनियां बनाने वाले कम है या व्यवसाय कम है, तो आप उसमें कोई व्यवसाय लगाना चाहते हैं तो वो ये चीज़ देख सकते हैं कि ये इसकी लगातार जो मांग है वो ज़्यादा है, आपूर्ति हो नहीं पा रही, तो यदि ये व्यवसाय हम शुरू कर दें तो हम इसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अवसरों की तलाश हुई कि नहीं, पहचान हुई। और दूसरा यदि इसका पक्ष देखें, यदि मांग जो है आपूर्ति से कम है, ठीक है बच्चों, मांग कम है आपूर्ति ज़्यादा है, खूब सारे उत्पाद बाजार में आ रहे हैं, भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब है बाजार में उत्पादों की अधिकता है। और इससे क्या होती है, जब उत्पादों की अधिकता हो जाती है, लोगों की मांग कम रहती है, तो फिर सस्ते दामों पर वो उत्पाद बिकने लगता है और लोग बाजार पटे पड़े रहते हैं और उत्पादों की कीमत क्या होती है, घटती है। जैसे बहुत बड़ी संख्या में प्याज और आलू आ जाए, भर भर कर ट्रक उतरने लगे, तो फिर सस्ता नहीं हो जाता है, फिर 10 रुपये 12 रुपये किलो 8 रुपये किलो बिकता है। जब कम मात्रा में आता है, आलू पैदा नहीं हो रहा है, नया आलू अभी खुदना चालू हुआ है, तो 40 और 50 रुपये किलो बिकता है। तो ये बेटा मांग और आपूर्ति का कॉन्सेप्ट है। तो इसके गैप को यदि हम तलाश लें तो हम एक अच्छे व्यवसाय का अवसर की तलाश कर सकते हैं। यही इसमें कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया है। तो इसको समझ कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा करके आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिमांड और सप्लाई के अंतर को समझ करके, अगर हम जो हमें लग रहा है कि इसमें अंतर है, तो हम उस व्यवसाय को लगा करके उसमें पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला है बच्चों टॉपिक, अगले की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मतलब व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना। आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मतलब व्यवसायिक अवसरों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे हम व्यवसाय स्टार्ट करें, किस टॉपिक पर ये मन माइंड में आता है, या हम कैसे उद्योग लगाएं, तो इसकी कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला है समस्याओं की खोज करना और उनका समाधान देना। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि लोगों को किसी बात पे समस्या तो नहीं आ रही है। जैसे गांव में हम देखें कि जो किसान हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है, वो बताएंगे कि ये अगर इस तरीके के इक्विपमेंट बनाओ तो हमें बड़ा आसान हो जाएगा। तो उन समस्याओं को आप खोजिए और देखिए क्या उन समस्याओं का कोई आप समाधान दे सकते हैं अपनी सेवाओं के द्वारा या फिर किसी उत्पाद के द्वारा। कोई नया आप उपकरण बना दें और लोगों को दिखाएं कि ये उपकरण बना दूंगा तो क्या आपकी जो समस्या है समाधान होगा, उसका समाधान करके दिखाएं। तो लोग कहेंगे ये भैया कहाँ मिलता है, हमें भी बता दो तो हम भी खरीद लें। तो लोगों की समस्याओं को आप पहचानिए, उनकी खोज करिए और उनका समाधान दीजिए। वो सबसे अच्छा बिजनेस होता है, चल पड़ता है। हजारों लोगों का चला है, नए नए बिजनेस सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि वो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। दूसरा है उपभोक्ताओं से सीधे बात करना। उपभोक्ताओं से लोग जा करके पूछते हैं कि आपके साथ क्या दिक्कत है, आप क्या उत्पाद में कोई और ज़्यादा उसमें गुणवत्ता चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, क्या अच्छा चाहते हैं, या कौन सा ऐसा उत्पाद आपके जीवन में आ जाए जो आपका जीवन बदल देगी या जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको रहती है और अभी मार्केट में नहीं मिलता है। इस तरीके से डेटा कलेक्ट करके आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसकी पहचान कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च करके आप मार्केट में जाइए, मार्केट मतलब बाजार, रिसर्च मतलब अन्वेषण। बाजार में जाकर आप वहाँ पर रिसर्च करिए, देखिए कि कौन कौन से सामान हैं, क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसमें मार्केट रिसर्च करके भी आप चीज़ें पहचान सकते हैं कि व्यवसाय हमको किस पे करना चाहिए। प्रतिस्पर्धियों को देखना, जो दूसरी कंपनीज हैं उनको देखिए, क्या उनका किस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया, इस समय क्या चल रहा है उनका, वो सारी चीज़ें भी आप देख करके बहुत सारी एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड करना, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उनको आप देखिए ध्यान से। अगर समझेंगे देखेंगे मार्केट ट्रेंड को, तो उससे एक अच्छी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो निकल करके आपके सामने आ जाएगी। सरकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। ये सरकार जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे योजनाएं लाती रहती हैं जिनसे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। जैसे एक उदाहरण छोटा सा, एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। तो प्रत्येक जनपद को की मतलब एक पहचान है कि जैसे यहाँ फर्नीचर या लकड़ी के कारोबार बहुत होंगे, तो उसमें सरकार बहुत सारे उसमें फैसिलिटी सुविधाएं देती है, उसमें सस्ते दरों पर लोन देती है और माफ़ भी कर देती है, बहुत सारी चीज़ें और सुविधाएं देती है। तो यदि आप देखिए कि एक जनपद के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा उत्पाद सोच रखा है, तो उस उत्पाद से रिलेटेड हाथ आजमाइए, वहाँ जाइए, उसको आगे बढ़ाइए व्यवसाय, तो सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी आपको और उसमें आपको पहचान भी मिलेगी। गवर्नमेंट आपका प्रचार प्रसार भी करेगी, गवर्नमेंट के चैनल्स जो बने होंगे वो आपको प्रचार प्रसार करने में मदद करेंगे। तो
देखना चाहिए कि सरकारी योजनाओं पर आप ध्यान दें कि क्या किस जनपद में कौन सी योजना चल रही है, एक जनपद एक उत्पाद या एक जनपद दो उत्पाद, इस तरीके की योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा चलाई जाती हैं, उसको देख करके भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना। व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने के सिंपल से तरीके हैं, समस्याओं की खोजिए, उनका समाधान बताइए, उपभोक्ताओं से सीधे बात करिए, मार्केट रिसर्च करिए, प्रतिस्पर्धियों को देखिए, यानी दूसरी जो कंपनीज इस तरीके के उत्पाद या सेवाएं दे रही हैं, मार्केट ट्रेंड देखिए, सरकारी योजनाओं पर ध्यान दीजिए, फोकस के गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स योजनाएं ला रही हैं प्रमोट करने के लिए, व्यवसायों को प्रमोट करने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करके आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ पा करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कंसीडरेशंस इन प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, यानी उत्पाद चयन में विचारणीय कारक, यानी उत्पाद हमको कौन सा बनाना चाहिए, उसमें कौन कौन से ऐसे विचारणीय कारक हैं, यानी जो उत्पाद चयन को प्रभावित करते हैं। उत्पाद का मतलब आपको उत्पाद निर्माण शुरू करना है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करना है, उसके लिए कंपनी आपको प्लांट लगाना है या उद्योग लगाना है, तो कैसे आप उसको लगाएंगे उस उत्पाद को कि हम इसी उत्पाद को बनाना शुरू करें। तो किसी व्यवसाय या उद्यम हेतु उत्पाद चयन में प्रमुख विचारणीय कारक निम्नांकित होते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण है, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता। भाई जो आप उत्पाद बनाना चाहते हो उसके लिए ये तो देखो कि रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ उपलब्ध भी है कि नहीं उपलब्ध है, सस्ती दरों पर उपलब्ध है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम की उपलब्धता, भाई श्रम में कई तरह की कुशल श्रमिक भी आते हैं, अकुशल श्रमिक भी आते हैं, हर तरह की ज़रूरत होती है। तो जहां आप उत्पाद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या आप कहीं उत्पाद वो प्लांट लगाना चाहते हैं, तो वहाँ देखिए श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुशल श्रमिक जो आवश्यकता हो ऐसी कोई मशीन आप लगाना चाहें जो वहाँ पर श्रमिक ही कुशल ना मिलते हों, तो फिर बेकार है। कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, विदेशों से या कोई बाहर बहुत दूर से बुलाएंगे तो खर्चा बहुत पड़ेगा। तो श्रमिक की उपलब्धता भी देखिए, मांग ज़्यादा हो, मोर डिमांड हो, तो किस उत्पाद का चयन करना चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, मार्केट में लोग मांग रहे हो कि हमें दीजिए, मिल जाए तो तुरंत बिक जाएगा, ऐसे उत्पाद को चयन करिए आप जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। बाजार की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, मतलब ऐसे उत्पाद चुनिए जो जिसके लिए बाजार उपलब्ध हो, आराम से आप उत्पाद बनाओ और तुरंत उसको बाजार में पहुंचाओ। नज़दीक होगा बाजार तो और अच्छी बात है, तुरंत आप पहुंचा दोगे आसानी से और वो बाजार में खप जाएगा या बिक जाएगा और कस्टमर्स उसको खरीद लेंगे। लाभ, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसा हमेशा उत्पाद चयन करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी। पूंजी, इन्वेस्टमेंट, भाई आप अगर उत्पाद बनाना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी कितनी है, मनी कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। तो ये फैक्टर भी महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से उत्पाद का चयन करना चाहिए जिस हिसाब से आपके पास पूंजी की व्यवस्था हो। खुद की पूंजी है, बैंकों से कितना आप लोन ले सकते हो उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो ये इस पर बहुत निर्भर करता है कि पूंजी, मनी या इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या है। तकनीकी घटक यानी टेक्निकल फैक्टर्स में नई तकनीकें और जो मशीनों की उपलब्धता है या उत्पादन कार्य आप कैसे करेंगे, उन सब पे भी निर्भर करता है उत्पाद चयन। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, मैंने आपसे बताया सरकारी नीतियाँ क्या हैं, किस तरीके के उत्पादों के लिए सरकारी नीतियाँ सहयोग करती हैं। कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट मना करती है कि भाई इस उत्पाद को हम, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम है, जैसे प्रदूषण फैलाने वाला कोई उत्पाद है या कोई इस तरीके का है तो उसमें सख्त नियम होते हैं। तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि सरकारी नीतियाँ क्या कहती हैं। सरकारी नीतियाँ इसको प्रोत्साहित करने वाली हैं कि इसको जो तो मना करने वाली हैं, इस तरीके कोई प्रतिबंध तो नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। सरकारी प्रोत्साहन योजना, गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम, बताया मैंने अभी, एक जैसे जनपद एक उत्पाद या एक जनपद दो उत्पाद, गवर्नमेंट खुद प्रोत्साहन देती है कि प्रत्येक जनपद से ये उत्पाद बनाए जाने, विशेष स्कीम चलाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, आगे बढ़ें, उनको छूट देती है, विशेष रियायतें देती है, लोन उपलब्ध कराती है, उनका प्रचार प्रसार कराती है, मेलों का आयोजन करती है। तो ये प्रोत्साहन योजनाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और निर्यात की संभावना क्या है, आप अगर कोई उत्पाद बना रहे हैं तो क्या उसको बाहर भी कहीं निर्यात किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन पर निर्भर करता है आपका उत्पाद का चयन। तो उत्पाद चयन में जो विचारणीय कारक हैं वो निम्नांकित हैं: कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, मांग ज़्यादा हो ऐसा उत्पाद हमको चयन करना चाहिए, बाजार की उपलब्धता हो यानी बाजार नज़दीक हो और आसानी से बिक जाए बाजार में, लाभ जिसमें ज़्यादा हो, पूंजी के हिसाब से उत्पाद का चयन करना
करना चाहिए। पूंजी भी एक महत्वपूर्ण घटक है, तकनीकी घटक जिसमें नई तकनीक, मशीनों की उपलब्धता आसानी से उपलब्ध हो और उत्पादन कार्य आसानी से हो सके, ऐसा उत्पाद चुनना चाहिए। सरकारी नीतियाँ जिनको सपोर्ट करती हों, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी हो, ऐसा उत्पाद हमको वो करना चाहिए। और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं को देखना चाहिए किसमें हम ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, और निर्यात की जिसमें संभावना हो उस तरीके के उत्पाद को हमको क्या करना चाहिए। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो उत्पाद चयन में विचारणीय कारक हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी विचारों को, हमारे मन में कोई विचार आया उसको व्यवसायिक अवसर में बदलना। कैसे हम कोई माइंड में आए विचारों को, आइडिया को हम व्यवसायिक अवसर में बदल सकते हैं, यानी कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अपने विचारों को व्यवसायिक अवसर में बदलने के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला जो चरण है वो है आइडिया ऐसा होना चाहिए जो किसी समस्या का समाधान करता हो। ठीक है बच्चों, आइडिया आपके माइंड में आया और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो पहला आप जरूर देखिए कि वो आइडिया ऐसा हो आपका कि वो समस्या का समाधान करता हो किसी का, तभी वो मार्केट आपका सक्सेसफुल हो पाएगा जो आपका बिजनेस है। उत्पाद हेतु बाजार की खोज, आप ये जरूर देख लीजिए कि जो आप उत्पाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए बाजार कहाँ उपलब्ध है, यानी उसको खरीदेगा कौन, क्या उसकी कीमत होगी, उत्पाद की बाजार में मांग कैसी है, लोगों को ज़रूरत है भी कि नहीं, ये दूसरा चरण महत्वपूर्ण है। तीसरा है व्यावसायिक परामर्शदाता की राय। कई प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं जो आपको राय देते हैं, फीस होती है उनकी, आप फीस दे दीजिए, तो उनकी राय भी ली जा सकती है कि ये व्यवसाय हमारा सफल होगा या नहीं होगा, तो वो आपको सही राय दे सकते हैं। अगला है टीम तैयार करना। भाई कोई व्यक्ति, मेरे माइंड में अगर आइडिया आया है कि मैं व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ, तो मैं हर चीज़ अकेले नहीं ना कर सकता हूँ, मुझे एक टीम, एक अच्छे लोगों की, उत्साही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको मैं काम दे सकूँ कि तुम्हारा काम मार्केट रिसर्च का है, तुम ये काम कर लो, तुम इससे संबंधित कर लो। तो ऐसे लोगों की टीम तैयार की जाती है, मिल करके फिर लोग काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो उत्साही लोगों की टीम तैयार करना, तभी वो जो आपका व्यवसाय है वो आगे बढ़ सकता है। अगला है बिजनेस प्लान तैयार करना। पूरा प्लान तैयार करना किया जाता है कि स्टार्टिंग से कैसे हमारा अंतिम जो उत्पाद है वो मार्केट या कस्टमर्स तक पहुंचेगा। पूरा बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है। वित्तीय संसाधन जुटाने, वित्तीय संसाधन का सीधा मतलब पैसे से मतलब है, आपके पास कितना है, कितना बैंकों से लोन लेंगे या कोई और जो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप लोन लेंगे, कितना पैसा मिलेगा, वो सारा चीज़ें, वित्तीय संसाधन, पूंजी की व्यवस्था करना और बैंकों से लोन लेना इत्यादि, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है ब्रांड तैयार करना। अपना जो उत्पाद है उसका एक ब्रांड नेम देना, उसको ब्रांड के रूप में तैयार करना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाना। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं विचारों को व्यवसायिक अवसर में बदलने में। तो आपने यदि विचार या आइडिया है उसको आप व्यवसायिक अवसर में बदलना चाहते हैं तो उसकी ये निम्नांकित चरण हैं। तो इन चरणों में आप अपने आइडिया को किसी व्यवसायिक अवसर में बदल सकते हैं। तो पहला क्या है, आइडिया ऐसा हो जो किसी समस्या का समाधान करता हो। उत्पाद हेतु बाजार की खोज करिए, कौन खरीदेगा, क्या कीमत, बाजार में मांग कैसी है उत्पाद की। तीसरा, व्यवसायिक परामर्शदाता की राय ले सकते हैं। टीम तैयार करिए उत्साही लोगों की। बिजनेस प्लान तैयार करना, वित्तीय संसाधन जुटाना मतलब पैसे की व्यवस्था करना, पूंजी की, बैंक से लोन लेना इत्यादि, ये सब चीज़ें। और फिर ब्रांड तैयार करना एवं अपने बिजनेस को आगे ले जाना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। ये इसके चरण हैं जिसके अंतर्गत आप विचारों को व्यवसायिक अवसर में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर था, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी मैंने आपको समझाने का, कन्वे करने का प्रयास किया आप तक पहुंचा होगा, आपको समझ आया होगा। और निश्चित तौर पर जो टॉपिक्स हैं, जो तरीका बताया कि अर्थ निकाल करके एक बार ज़रूर समझिए। ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। एक बार आप अपने माइंड में धारणा कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके काम आएगा, याद रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन में आपके काम जरूर आएगा किसी न किसी रूप में। चाहे आप स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाएं, तो ये सिर्फ परीक्षा में पास होने के दृष्टिकोण से नहीं है बल्कि आपके जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। तो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के उपयोगी वीडियो और जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।